जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज है 1 मई, जो कि श्रमिक यानी मज़दूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। तो आज हम डेली करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आज हम लेकर आए हैं, जो कि एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मज़दूर दिवस पर। तो एक अमेरिका में 1 मई 1989 को मज़दूर दिवस मनाने का प्रस्ताव आ गया था, लेकिन भारत में ये करीब 34 साल बाद आया था। ठीक है, तो वहीं भारत में मज़दूर दिवस मनाने की जो शुरुआत 1 मई 1923 को हुई थी। यानी अमेरिका ने शुरुआत कर दी थी 1889 में और भारत ने 1923 में, जो कि चेन्नई से हुई थी। और लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की अध्यक्षता में ये फैसला लिया गया था। तो आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल लेबर डे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ये जो है लोगो है और इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में है। और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कल था 30 अप्रैल, तो उससे जुड़ी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 30 अप्रैल देश दुनिया की कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं, जो कि 30 अप्रैल 1945 जर्मन तानाशाह जो हिटलर था, उसने और उसकी पत्नी ने इवा ब्राउन ने आत्महत्या कर ली थी। तब जाके द्वितीय विश्व युद्ध शांत हुआ। और 1975 में वियतनाम युद्ध का अंत हुआ था 30 अप्रैल को ही। और वहीं 1991 में बांग्लादेश में भीषण चक्रवात में 1.25 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई थी और 90 लाख लोग बेघर हो गए थे। हमारा अगले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। 1789 जॉर्ज वाशिंगटन प्रथम सर्वसम्मति से अमेरिका के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। 23 अप्रैल की ही बात है ये। 1863 में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय नौसैनिक ब्रिटिश नौसेना में भेजे गए थे। और वहीं 30 अप्रैल 1863 ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार वाली भारतीय नौसेना की कमान ब्रिटिश एडमिरल को सौंपी गई थी। और 1864 में न्यूयॉर्क अमेरिका का एक ऐसा राज्य बना जहां शिकार के लिए लाइसेंस की फ़ीस लागू किया गया। और 30 अप्रैल 1870 में भारतीय सिनेमा के पितामह धुरीराज फाल्के उर्फ दादा साहब फाल्के का जन्म हुआ। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमारा अगला प्रश्न है स्क्रीन पर। इनमें से किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइफा 1 लॉन्च किया है? तो ये किया है दोस्तों केन्या ने। तो इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। केन्या जो है उसकी राजधानी नैरोबी में है और मुद्रा इसकी केन्याई शिलिंग है। और दक्षिण कोरिया की शहर सियोल में इसकी राजधानी है, मुद्रा इसकी दक्षिण कोरियान वॉन है। और कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है और कंबोडियान रील इसकी मुद्रा है। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जिनकी इनके देश पर ही के नाम से ही इनकी मुद्रा है। तो इनको याद रखें, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस कंपनी को भारत में काम करने के लिए शीर्ष 25 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में स्थान दिया गया था? तो 4 ऑप्शन है SKF इंडिया, कमिंस इंडिया लिमिटेड, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज़, सेफलर इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए SKF इंडिया। तो SKF इंडिया के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। SKF इंडिया विंगरिंग सेवाओं की देश की अग्रणी प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता को 2023 के लिए भारत में काम करने के लिए शीर्ष सर्वश्रेष्ठ 25 कंपनियों के रूप में मान्यता दी गई है। इसके अलावा SKF इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की दूसरी सबसे अच्छी कंपनी के रूप में भी नामित किया गया है। और रैंकिंग उन कंपनियों का चयन करती है जो कर्मचारियों और की अपेक्षाओं और संगठनों को पेशकशों के बीच सही संतुलन प्रदर्शित करे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में समावेशी पहल के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने कितने अभियान शुरू किए? तो ये किए हैं 9 अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के दौरान 24 अप्रैल 2023 को इंक्लूसिव डेवलपमेंट समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियानों की शुरुआत करेंगे।
और यहाँ पर एक इस कार्यक्रम वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो कि समावेशी विकास के नाम से है। ठीक है, ये भी आप लोग देख लीजिए, हो सकता है ये ऐप के बारे में एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस 2023 की थीम क्या थी? 4 ऑप्शन है, रिस्टोर आवर अर्थ, प्रोटेक्ट आवर अर्थ स्पीज एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और इस दिन उद्देश्य प्रदूषण के तेज़ी से बढ़ते स्तर, जलवायु परिवर्तन, अन्य परिस्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने योगदान करते हैं और वहीं ग्रह के अस्तित्व को खतरे में डालते हैं। तो इन सब को बचने के लिए ये 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। और ये 1970 के दशक से पृथ्वी दिवस की स्थापना हुई थी, तब से ये मनाया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, ऋषि सुनक द्वारा यूके के उप प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ओलिवर डाउडेन। और इंग्लैंड के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड से बना उत्तरी पश्चिमी यूरोप में एक द्वीप है और यूनाइटेड किंगडम में एक संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय लोकतंत्र दोनों अस्तित्व में है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसकी राजधानी लंदन में है और प्रधानमंत्री यहाँ के भारतीय मूल के ऋषि सुनक जी हैं और जो सम्राट हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं वहाँ पे सम्राट जो कि चार्ल्स तृतीय हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य है? जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए एक अलग विभाग बना दिया है। कौन सा राज्य है ऐसा? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। थोड़ा इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है। यह शैक्षिक, व्यावसायिक रूप से राज्यों में शारीरिक, मानसिक रूप से अक्षम लोगों की सेवा करने के लिए स्थापित किया गया है। यह दिव्यांगों के कल्याण सुनिश्चित करने और उन्हें लक्षित विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, विभिन्न विकलांगों के लिए 2000 विशेष प्रशिक्षकों को नियुक्त करने की भी उम्मीद है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ साझेदारी में भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट जारी की है? 4 ऑप्शन है, गुजरात, उड़ीसा, केरल, पंजाब। तो ये की है केरल के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व बैंक द्वारा केरल सरकार साथ साझेदारी में भारत शीतलन क्षेत्र जलवायु निवेश अवसर जारी किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार भारत जल्द ही दुनिया में उन पहले स्थानों में से एक बन सकता है जहां गर्म हवाएं मानव जीवित रहने के सीमा को पार कर सकता है। इसने भारत के कोविड-19 स्वास्थ्य लाभ में मदद करने के लिए एक स्थायी शीतलन रणनीति बनाने की सिफारिश की। नेक्स्ट प्रश्न है, पेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन है, पवन सिंह लाल, विक्रम संपत, आराधना जौहरी, जे सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम संपत। नवंबर 2022 में एक नई किताब वेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री लॉन्च की गई। पुस्तक जो है वो विक्रम संपत द्वारा लिखी गई है और पेंगुइन भारत द्वारा प्रकाशित की गई है। यह पुरुषों और महिलाओं की 15 कहानियों, उनकी स्वतंत्रता, साहस और अदम्य भावना का संकलन है। पुस्तक का विमोचन कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी ने किया है। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं जो कि आप इनको देख सकते हैं, आप खुद से पढ़ लीजिए। आपके लिए मैं बता दूं, यहाँ पर जो उड़ान एक मज़दूर बच्चे की, तो मिथिलेश तिवारी जी ने लिखी, इम्पोर्टेंट है। और ये निडर शासन किरण बेदी, जो फर्स्ट IPS ऑफिसर किरण बेदी जी हैं, उन्होंने लिखी। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा,
ये नवदीप सिंह गिल ने ये इन्होंने लिखी, ठीक है। और बाकी आप खुद से पढ़ लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए, ठीक है। किस राज्य ने भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख पर एक पाठ की शुरुआत की है? एक मुस्लिम महिला है फातिमा शेख, तो उनके ऊपर एक पाठ की शुरुआत की है, तो वो किस राज्य ने की है? 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, केरल। तो ये की है पंजाब राज्य ने, आंध्र प्रदेश राज्य ने। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार पाठ्य पुस्तक में भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शामिल किया है। फातिमा शेख को फूले दंपति बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी पूना में अपने घर में लड़कियों का पहला स्कूल शुरू करने की अनुमति देने हेतु श्रेय दिया जाता है। फातिमा शेख उन सभी 5 स्कूलों में पढ़ाती थीं जो फूले द्वारा चलाए जाते थे। इसके अलावा उन्होंने 1851 में मुंबई में 2 स्कूलों की स्थापना की है। तो इस नेक कार्य की वजह से उनको पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का विषय क्या रहा? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है कंट्रीब्यूटिंग टू ए आत्मनिर्भर भारत, सेकंड है रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग न्यू इंडिया, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, और फोर्थ है रीडिफाइंग इमेजमेंट विद इंडियन डायस्पोरा। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन विदेश मंत्रालय प्रमुख कार्यक्रम है। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान खान अली सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे, और यह 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के मध्य इंदौर में आयोजित किया गया था, और 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय था, और इसकी जो थीम थी वो डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स ऑफ इंडियंस प्रोग्रेस इन अमृतकाल। अगला प्रश्न है, 4000 T20 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो 4 ऑप्शन है, विराट कोहली, KL राहुल, रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा विराट कोहली। और ये सभी क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये भी आप देख लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, विराट कोहली 4000 T20 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 2022 में T20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में 40 गेंदों में 50 रन बनाए, और वह खेल के सबसे छोटे प्रारूप में भारत के लिए 3000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं। और वहीं बात करें लारा ने, तो लारा जो है वो 15 पारियों में 940 रन बनाए, और कोहली जी ने 15 पारियों में 950 रन बनाए। इस मामले में भी उनको पीछे छोड़ दिया। हमारा अगला प्रश्न है, अम्मान जॉर्डन में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 81 प्लस केजी भार वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? जो जॉर्डन है इसकी राजधानी है अम्मान, तो उसमें ये प्रतियोगिता हुई, तो इसमें जो है आल्फिया खान ने ये स्वर्ण पदक जीता। तो आल्फिया खान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आल्फिया खान ने अम्मान जॉर्डन में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 81 प्लस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। सवित ने कजाकिस्तान की गुलसाया एर्जोन को सर्वसम्मत निर्णय 5 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। दूसरी ओर मीनाक्षी ने फ्लाईवेट वर्ग में रजत पदक जीतकर अपने पहले एशियाई चैंपियनशिप अभियान का समापन किया। हमारा अगला प्रश्न है, नताशा पिक मुसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो ये चुनी गई हैं स्लोवेनिया की नताशा पिक मुसर जी। तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। स्लोवेनिया में नताशा पिक मुसर की देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वह लगभग
54% वोट हासिल करके एंज लोगर से आगे रहीं, जिन्हें 46% से थोड़े अधिक वोट मिले थे। नताशा पिकर मुसर एक पत्रकार और वकील हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर कार्य करने के दौरान उनकी पत्नी के हितों की रक्षा के लिए उन्हें एक वकील के रूप में काम पर रखा गया था। जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हुआ करते थे तब उनकी बीवी की जो वकील हुआ करती थी ये, और अब ये राष्ट्रपति बन गई हैं स्लोवेनिया की। बात करें स्लोवेनिया की तो स्लोवेनिया की राजधानी जल्बजाना है और मुद्रा यहाँ की यूरो है, और जाम्बिया की राजधानी लुसाका है और मुद्रा जम्बियन क्वाचा है, और अजरबैजान की बाकू है और अजरबैजानी यहाँ की मुद्रा है, और लेबनान की राजधानी बेरूत है और लेबनानी पाउंड यहाँ की मुद्रा है। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य भर में बाजरा की खेती का विस्तार करने के लिए बाजरा मिशन शुरू किया है? तो ये मिशन शुरू किया है असम ने। इसके बारे में डिटेल्स से देखते हैं। असम में बाजरे की खेती का विस्तार और प्रसिद्ध वृद्धि करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जी ने हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम बाजरा मिशन शुरू किया। उन्होंने उसी कार्यक्रम में, ये बहुत सारे गांव हैं जिनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ भी ज्ञान केंद्र उद्घाटन किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय ओलंपिक संघ इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है पीटी ऊषा को। पीटी ऊषा के बारे में देखते हैं। पीटी ऊषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली हैं और वही एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता, 1984 के ओलंपिक 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में चौथे स्थान पर रहीं और 95 साल के इतिहास में इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की प्रमुख बनने वाली ओलंपियन पहली अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता भी बनेंगी। अजय पटेल जी यहाँ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा दिया गया है विनय मोहन क्वात्रा जी का। सरकार के विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल बढ़ाया है। इंडियन फॉरेन सर्विस अधिकारी का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से 30 अप्रैल 2024 तक या अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है। 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी क्वात्रा ने 2022 में हर्षवर्धन श्रृंगला के बाद भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में कार्यभार। इनसे पहले हर्षवर्धन श्रृंगला जी हुआ करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में निम्नलिखित में से किस एयरलाइन का विलय किया है? तो 4 ऑप्शन है, गो फर्स्ट, इंडिया, इंडिगो, विस्तारा, स्पाइस जेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्तारा। विस्तारा के बारे में चर्चा करते हैं। विस्तारा 2024 तक विस्तारा एयरलाइंस का टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में विलय हो जाएगा। सिंगापुर एयरलाइंस टाटा सन्स मार्च 2024 तक एयर इंडिया विस्तारा का विलय करने पर सहमत हो गए हैं, विनियामक अनुमोदन के अधीन है। इस एकीकरण के पूरे होते ही सिंगापुर एयरलाइंस एयर इंडिया $250 मिलियन यानी 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। विस्तारा में सिंगापुर एयरलाइंस की अल्पमत हिस्सेदारी भी है। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ हरी मऊ शक्ति अभ्यास करता है? तो 4 ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, मलेशिया। तो ये मलेशिया के साथ हरी मऊ शक्ति अभ्यास करता है। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरी मऊ शक्ति 2022 28 नवंबर को कुलुआंग मलेशिया में शुरू हुआ था।
इसका समापन 22 दिसंबर 2022 को हुआ था। अभ्यास हरिमू शक्ति भारतीय मलेशिया सेना के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो 2012 से आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास के दायरे में बटालियन स्तर पर कमांड प्लानिंग एक्सरसाइज शामिल है। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, भोपाल में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर पिस्टल जूनियर महिला स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो 4 ऑप्शन है, सुमांत कदम, मनु भाकर, शिव थापा, चिराग सेठी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनु भाकर। मनु भाकर जी ने ये स्वर्ण पदक जीता है। तो मनु भाकर के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। मनु भाकर ने भोपाल में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 10 मीटर पिस्टल जूनियर महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के 65वें संस्करण हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए मनु भाकर ने तेलंगाना की ईसा सिंह को हराया है। और हिमाचल प्रदेश के ओलंपिक रजत पदक विजेता और विजय कुमार पुरुषों की 25 मीटर की सेंटर फायर में पिस्टल में राष्ट्रीय खिताब जीता। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, यूनिसेफ दिवस 2022 की थीम क्या है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है यहाँ पर और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और बात करें यूनिसेफ की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। ये यूएन की एक संस्था है और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यूनिसेफ दिवस हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वितीय विश्व युद्ध के कारण तबाह हुए बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामान्य कल्याण में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई। और इसकी जो थीम थी वो है आवर टाइम इज़ नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा अब हमारा समय है और हमारे अधिकार हमारा भविष्य। और इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला भुगतान गेटवे बन गया है? तो ये बन गया है रेजर पे। रेजर पे के बारे में डिस्कस करते हैं। रेजर पे पर क्रेडिट कार्ड का सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है। HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक के ग्राहक इसका लाभ उठा सकते हैं। और यह पेशकश भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCL और भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिजिटल स्पेस नवीनतम नवाचार के रूप में है। शशांक कुमार रेजर पे के AMD और सह संस्थापक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीना बोलुआर्टे ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा है? जो डीना बोलुआर्टे है ये महिला अभी हाल ही में पेरू की राष्ट्रपति बनी है। इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। डीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया है। कांग्रेस द्वारा पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को अपदस्थ करने के बाद उन्हें नियुक्त किया गया है। उन्हें पद से हटाने के बाद वह 5 साल के कम समय में पेरू की 6ठी राष्ट्रपति बनी है। और बोलुआर्टे का मुख्य कार्यालय जुलाई 2026 तक विस्तारित है। 19 जुलाई 2021 को उन्हें विकास और सामाजिक समावेशन मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। 25 नवंबर 2022 तक इस पद पर रहीं। वहीं अन्य देश के कुछ इम्पोर्टेंट राष्ट्रपति की बात करते हैं तो चिली की जो राष्ट्रपति हैं वो गैब्रियल बोरिक हैं और बोलिविया की लुइस आर्स हैं, कोलंबिया की गुस्तावो पेट्रो, मार्टिनिया की मोहम्मद औलद गजोन। और ये इम्पोर्टेंट कुछ राष्ट्रपति जो हैं दिए गए हैं क्योंकि ये जो छोटे छोटे देश होते हैं और इन्हीं के बारे में अधिकतर पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, तो इनको आप खुद से याद कर लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र को हरियाणा में किस स्थान पर राष्ट्र को समर्पित किया है? तो 4 ऑप्शन है, गुड़गांव, पानीपत, हिसार, करनाल।
तो ये किया है पानीपत से एथेनॉल संयंत्र को मंजूरी दी है। और हिसार जो है वो हरियाणा का एयर टैक्सी वाला शहर है। और करनाल में जो राष्ट्रीय दूध अनुसंधान केंद्र है। और गुड़गांव में अभी हाल ही में उत्तर भारत का जो ऊर्जा संयंत्र केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है। तो आंसर बी पानीपत इज़ करेक्ट। बात करें जैव ईंधन की, तो जैव ईंधन दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में 2G एथेनॉल संयंत्र को ऑनलाइन लॉन्च किया है। पानीपत रिफाइनरी में पराली से एथेनॉल बनाने का प्लांट तैयार किया है। इससे बनाने में 900 करोड़ रुपए की लागत आई थी और संयंत्र में प्रतिदिन 100 किलोलीटर एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। ये इसकी इतनी क्षमता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, ICC के नए बदलावों के अनुसार एक बल्लेबाज को गेंद का सामना करने के लिए कितने समय में तैयार होना होगा। तो ICC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और 4 ऑप्शन है, 2 मिनट में, 30 सेकंड में या 5 मिनट में। तो अब तैयार होना होगा 2 मिनट में। 20 सितंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने गौरव गांगुली की अगुवाई वाली पुरुष क्रिकेट समिति की सिफारिशों की पुष्टि के बाद खेल के नियमों में कई बदलाव की घोषणा की है। अब मांकड़ को अनुचित खेल नहीं माना जाएगा बल्कि इसे रन आउट कहा जाएगा। तो इस तरह से ये जो है आप देख लीजिए, 2 मिनट में अब क्रिकेट प्लेयर को रेडी होना होगा। भारत ने किस देश के साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय फास्ट ट्रैक तंत्र को औपचारिक रूप देने के लिए एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 4 ऑप्शन है, नीदरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। तो ये किए हैं नीदरलैंड के साथ। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। वहीं बात करें नीदरलैंड की, तो भारत और नीदरलैंड ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय फास्ट ट्रैक तंत्र के औपचारिक रूप देने के लिए ज्वाइंट स्टेटमेंट हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य निवेश मामलों के तेज़ी से समाधान के लिए एक भारत में कार्यरत डच कंपनियों के लिए एक मंच की सुविधा प्रदान करना है। नीदरलैंड से भारत में FDI की संचय प्रवाह अप्रैल 2000 और जून 2022 बीच लगभग $42 बिलियन तक पहुंच गया है। तो ये FDI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि विदेशी देशों से जो हमारे देशों में इन्वेस्टमेंट आता है। तो ये जो है नीदरलैंड से 2000 से 2022 तक $42 बिलियन तक हमारे भारत में आ चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत हर गांव में 4G और 5G सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कितने बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। तो ये करेगा $30 बिलियन का। देखते हैं डिटेल्स में। भारत हर गांव में 4G 5G सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए $30 बिलियन का निवेश करेगा। अब तक सरकार ने 1.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुकी है। सरकार वर्तमान में नए दूरसंचार विधेयक, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक 2000 के IT अधिनियम को मिलाकर एक इंटरएक्टिव ब्रेक फॉर्म बनाने के लिए 3-4 कानूनों की जांच कर रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया। तो 4 ऑप्शन हैं, M वेंकैया नायडू, आरिफ मोहम्मद खान, अनुराग ठाकरे। सभी सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा M वेंकैया नायडू, जो कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। और बात करते हैं 23 सितंबर 2022 को नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों के एक संग्रह का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का नाम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स है। और पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकरे जी हैं।